रहीम, नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, साल 2021 को माशी परेशानियों का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस साल अशिया खुर्दनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती गईं। पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, रुपया किसी सूरत संभल नहीं सका, डॉलर की उड़ान जारी रही। स्टॉक मार्केट का भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। 2021 कैसा गुजरा, राजा कामरान की एक रिपोर्ट देखेंगे। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि 2022 कैसा गुजर सकता है। उम्मीद करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, दुआ करेंगे कि 2022 बेहतर गुजरे। पहले देखेंगे राजा कामरान की रिपोर्ट, फिर 2021 का जायजा लेंगे इदरीस मेमन के साथ, जो कराची चैम्बर के सदर हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का चौथा साल शुरू, जबकि साल 2021 अवाम को महंगाई की चक्की में पिसकर मुआशी तबाही के साथ इख्तिताम पजीर है। हुकूमती दावों के बरस तवानाई के बहरान ने महंगाई से ठंडे चूल्हे अब बंद कर दिए। ऐसे में सरकार की सितम ज़रीफी का आलम ये है कि बुज़रा के बेसरोपा बयानात जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। दवाइयाँ मिलती नहीं है, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। आप देखें ना, अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या कीमत आ गई। ऐसे में महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की चीखें तब्दीली के गढ़ KPK में सुनाई दी गई। तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुनिया के सबसे सस्ते मुल्क की राज अलापने वाली तहरीक इंसाफ ने शिकस्त की एक बड़ी वजह महंगाई को भी करार दिया। हुकूमती पॉलिसियों के बायस अवाम की कुव्वत खरीद में मजीद कमी देखने में आ रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई 9 से 11% या इससे जायद रहेगी। मईशत की बदहाली की एक बड़ी वजह रुपए की कदर में गिरावट भी। तहरीक इंसाफ के दौर में रुपया 35% तक अपनी कदर खो चुका है और डॉलर इस वक्त 180 का हिस्सा भी अबूर कर चुका है, जिसके बाइस बैरूनी कर्जों का बोझ मजीद बढ़ गया। बुनियादी शरह सूद में इजाफे के बाइस मईशत मुसलसल गिरावट का शिकार रही। माली साल के इब्तिदाई 6 माह में हुकूमती टैक्सों की वसूली की सूरत हाल हौसला अफजा रही। हुकूमत 1 अरब 60 करोड़ के कर्जे की मंजूरी के लिए 300 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने जा रही है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मौजूदा हुकूमत के क़याम से ही तातुल का शिकार है। गुज़िश्ता 3 साल में इस प्रोग्राम में किसी बड़े मंसूबे का संगे बुनियाद नहीं रखा गया, मां सिवाय गवादर एयरपोर्ट के, जिस पर काम का आगाज ताहाल न हो सका। बकौल असद उमर के CPEC में अब तक 29 अरब डॉलर के मंसूबों पर सरमायाकारी हुई है। पाकिस्तान अपनी काविशों के बावजूद FATF की ग्रे लिस्ट नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी की नक्लो हरकत आजाद नहीं हो सकी। वो शोबे जो पहले से दस्तावेजी हैं, वहाँ मजीद सख्तियाँ कर दी गई हैं, जबकि जहाँ निगरानी नहीं वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। प्रोग्राम नई बात फवाद अहमद के साथ के लिए राजा कामरान, न्यू न्यूज कराची। बहुत शुक्रिया इदरीस मेमन साहब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। इदरीस साहब, 2021 ताजिरों के लिए कैसा रहा? किन किन मकामात पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 2021 जो है ताजिर बरादरी के लिए इंतहाई मुश्किलात का साल है और हम बड़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जो दस्तयाब वसाइल हैं इनमें कारोबार जारी और सारी रखा जाए। बिलखुसूस कराची में इंतहाई जो ताजिर बरादरी है वो परेशानी से दो चार है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, कहीं गैस का मसला है, कहीं लोड शेडिंग का मसला है, कहीं अनइंटरप्टेड बिजली ना होने का मसला है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को सामना हम लोग जो है वो कर रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले साल में वो तमाम मुश्किलात जो हमें इस साल पेश आई हैं और हम अपनी तजावीज़ जो हुकूमत को दे रहे हैं, हुकूमत उसको अडॉप्ट करेगी और आइंदा आने वाले दिनों में इन चीज़ों से नबर आजमा होने की जो है कोशिश की जाएगी ताकि हम आइंदा परेशान। अच्छा इदरीस साहब 2020 में कोरोना था, कोरोना के बाद 2021 में किसी हद तक कारोबार खुला। कारोबार खुलने के बाद 2020 के मुकाबले में 2021 में कुछ बेहतरी आपको नजर आई है? ठीक है कि महंगाई थी, बेरोजगारी थी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा था, गैस दस्तयाब नहीं थी, तमाम ही चीजें थी, लेकिन कोई बेहतरी थी कोविड के बाद? देखें, बात यह है कि 2020 में नहीं 2021 में भी आपने देखा कि कराची में शट डाउन रहा एक तवील अरसे के लिए और बार बार शट डाउन रहा। तो जो लोग किराए पर दुकानें ली हुई थी, इंडस्ट्रियां ली हुई थी और वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो उन छुट्टियों के दिनों में खाकर ख़त्म कर लिया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि डॉलर की जो हालत है और मुल्क की रुपया जो है इस वक्त गिरता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उससे परेशानी तमाम लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को, कराची के शहरियों को, ताजिरों को, सबको रही। तो ये साल इंतहाई मुश्किल
और जो है बहुत ही परेशानी का इसमें रहा। इसमें आपने देखिए आग लगने के वाकयात भी। अच्छा, गैस बहरान ने कितना आपको परेशान किया इदरीस साहब? इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिल रही, ये पहले से कहा जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था, हम्माद अजहर साहब नहीं मानते थे। मेरी जब आपसे बात हुई, फिर जावेद बिलवानी साहब से एक प्रोग्राम के अंदर बात हुई, सब लोगों का कहना था कि गैस का बहरान दस्तक दे रहा है, दरवाजे के ऊपर एक दस्तक दी जा रही है, लेकिन कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं है। अब नतीजा ये आ गया है कि दिसंबर में भी गैस का बहरान था, कहा जा रहा है जनवरी में मजीद बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज को कितनी मुश्किल हो रही है? देखें, मतलब बात यह है कि ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं जो बात करता हूँ या हम जो ताजिर बरादरी के लोग बात कर रहे होते हैं, हमें उन चीज़ों का पहले से अंदाज़ा होता है, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर वो काम कर रहे होते हैं, तो हमारी उन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ होती है। गैस की आपने बात की, 30 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री के दफ्तर में हम्माद अजहर साहब से हमारी बात हुई और हमने उनको कहा सितंबर के महीने में कि आप जो RLNG आपने ख़रीदनी है वो आज ख़रीद लें, आज जो भाव है वो आपको बेहतर मिल रहे हैं, वरना आने वाले दिनों में परेशानी हो जाएगी। सितंबर में जो हमने कहा, आप सितंबर के बाद अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, और हमने इनसे कहा था कि गैस जो है न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक के लिए भी नापैद हो जाएगी, तो आज जो भी फैसला करना है वो कर लें। उन्होंने वादा किया था, लेकिन आपने देखा कि फिर उस पर कोई उन्होंने जो है काबिल कदर काम नहीं किया, कोई खरीदारी वक्त पर नहीं की, और जिस गैस को बुनियाद बना के साबका गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, आज जो थोड़ी बहुत गैस आ रही है वो भी उन्हीं सौदों की वजह से आ रही है। तो वक्त पर फैसले ना होना ये लम्हे फिक्रिया है और पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश के मुतरादिफ है। और आज आप देख रहे हैं इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, डोमेस्टिक को गैस नहीं मिल रही, तो ये इसीलिए कि वक्त पर फैसले नहीं किए गए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तजावीज़ को सुना नहीं किया और सुनने के बाद रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। तो हम इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि देखें, हमेशा बात होती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और फलाना और डिमाका, और मतलब के जो काम है वो तमाम लोग कर लेते हैं। हम हमेशा बात कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर ली जाए, आज इसकी शदीद ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ फाइनलाइज कर ली जाएं, और जब असम्बलियों से 5 साल 10 साल के लिए जो पॉलिसीज़ बन जाएंगी, तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट भी होगी और सारा काम जो है स्मूथली चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हम जो भी तजावीज़ देते हैं उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, सुना नहीं जाता, और मतलब की जो बातें होती है उन्हें फौरी तौर पर अडॉप्ट कर लिया जाता है। और इस वक्त ज़रूरत है कि जो हम आज दोबारा तजावीज़ पेश कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको ना सिर्फ सुना जाए बल्कि उस पर फौरी जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो फिर तभी हम कुछ कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डॉलर मजीद महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी गैस ना होने की वजह से। तो ये सारी चीजें। हाँ, मेरा आपसे सवाल भी यही था कि आने वाले वक्तों में करेंसी एक्सचेंज रेट जो है, जाहिर है डॉलर संभल नहीं रहा, 180 के बाद भी लगता नहीं है ब्रेक है। किसी दिन भी मैंने नहीं देखा कि कोई अच्छी खबर आ रही हो कि डॉलर आज 2 रुपए 3 रुपए नीचे चला गया, बढ़ जाता है 10 पैसे रोजाना, 20 पैसे रोजाना के हिसाब से। अब जब ये एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो उसके नतीजे में जो गैस बहरान का इंपैक्ट आना है डॉलर के ऊपर, इन दोनों चीजों को मिला के कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे देख रहा है? देखिए, आने वाले दिनों में हम बहुत ही मुश्किल हालात देख रहे हैं कि देखिए हुकूमत की विल नजर नहीं आती है डॉलर को कंट्रोल करने में, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि 17-18% एकदम से जो है रुपया डिवैल्यू हो जाए। जब रुपया 158-160 रुपए पे था तो यहाँ पे दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, वही काम हो रहा था, बल्कि एक्सपोर्ट बढ़ी है इस वक्त, और उसको डॉलर को स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि गवर्नमेंट ने चूंकि स्टेट बैंक को IMF की जो डिमांड थी उस पर उसको जो है उसके ऊपर से अपनी जो वो थी ऑब्जर्वेशंस और जो कंट्रोल था उसको ख़त्म किया, तो ये आप देख रहे हो। और आने वाले दिनों में भी रुपया मज़ीद जो है कमज़ोर होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी डॉलर जो इम्पोर्ट है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही हैं। फिर आपका जो एक्सपोर्ट के लिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट हो रहा है सारा का सारा। तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो और इंपोर्ट्स आपकी बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि तकरीबन 52 अरब डॉलर का जो है ट्रेड जो है इम्बैलेंस होगा इस साल। तो उसको रोकने के लिए स्टेक होल्डर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान के, उनके साथ बैठा जाए, ब्लू इकोनॉमी पे काम करने की ज़रूरत है। जो मज़ीद सेक्टर्स अनटैप्ड हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, उनमें जो है हुकूमत को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे, ताकि हम जो पिछले इतने सालों से 20-25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा रहे, तो कम से कम 40 अरब डॉलर तक
इसे ले जाने की जो तजावीज़ हैं उस पर अमल किया जाना चाहिए ताकि हम इसको कहीं रोक सकें डॉलर को। चले इदरीस साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो मेरे टैक्स का सिस्टम जो है, कहा जा रहा है कि टैक्स रिफॉर्म्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को रिफंड्स मिलते हैं, काफी अरसे से परेशान थे आप, पिछली हुकूमत में खास तौर पे परेशान थे, लेकिन सुना है कि ताजिरों को टैक्स रिफंड्स जो हैं वो बेहतर तरीके से मिल रहे हैं, टैक्स कलेक्शन के अंदर तंग भी कम किया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके मुझे टैक्स सिस्टम के ऊपर जरा बताइएगा कि आपको क्या मुश्किलात 2021 में दरपेश हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इदरीस मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची चैम्बर के सदर हैं। इदरीस साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने कहा कि टैक्स के निजाम के अंदर सुना है कि कुछ बेहतरी आई है, रिफंड्स आपको मिल जाते हैं, पहले तो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता था, इसके अलावा तंग भी कम कर रही है FBR। क्या मुश्किलात आपको रही 2021 के अंदर? देखिए, बात यह है कि जब से शौकत तरीन साहब आए हैं तो कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, ये बिल्कुल सही बात है, और इसका क्रेडिट जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जाता है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो कोई ना कोई ऐसा अमल ज़रूर कर देती है कि जो अच्छे काम होने जा रहे हैं उन्हें सबूताज किया जा सके। रिफ़ंड के हवाले से आपने बात की, नो डाउट रिफ़ंड हो रहे हैं, लेकिन रिफ़ंड जो होने चाहिए और जो इसका एक सिस्टम है कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए, वो नहीं होता है। आप कोई भी आपका नोटिस आए या कोई भी आप रिफ़ंड फाइल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो फोल्डर खोलते ही नहीं है जब तक आप या आपका जो कंसर्न लॉयर है या जो आपका टैक्स रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ जाके सारी बातें और लेन देन के मामलात ना कर ले। तो ये एक नॉर्मल कंप्लेन है जो बढ़ती चली जा रही है इस वक्त, कि वो जो फोल्डर्स हैं अपने खोलते नहीं और नोटिस पे नोटिस वो देते चले जाते हैं। और जब यानी आप कि वहाँ जो जाते हैं डाटा वो कहते पहुंचा हैं हुआ है, जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म उनके पास पहुंचा हुआ है, जो भी फॉर्म्स हैं वो उनके पास पहुंचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचे हुए हैं, उनके कंप्यूटर में मौजूद हैं, वो उसको खोलते नहीं है जब तक कि परसू ना किया जाए ताजिरों की तरफ से। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उसको खोला ही नहीं जाता है। और नोटिस आ जाते इसी तरह रिफंड का भी यही मामला है कि जो ये रिफंड है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होने चाहिए, लेकिन आप तमाम चीज़ें और तमाम CPR जो है वो जमा करा देते हैं फिजिकली भी और ऑनलाइन भी, इसके बावजूद उन फोल्डर्स को खोला नहीं जाता, उन पर काम नहीं किया जाता। ये एक शिकायत है। और जो हुकूमत अच्छे काम करती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी बातें हमारी 30 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हुई थी और उन्होंने कहा था कि जब हमने कहा कि भाई जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है वो आपको ख़त्म कर देनी चाहिए जब आप 3% एडिशनल टैक्स ले रहे हैं, और प्रिंसिपली उन्होंने एग्री किया, लेकिन वो IMF से बातचीत करने के लिए मुल्क से बाहर गए, तो अटैचमेंट ऑफ अकाउंट का जो एक नोटिफिकेशन का था उसे फाइल कर दिया गया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद को ठेस पहुंचाती हैं, और जो लोग टैक्स देने के लिए टैक्स नेट में शामिल होना चाहते हैं वो भी जो करंट लोग हैं उनकी हालत ज़ार देख के इससे दूर भागते हैं और वो नहीं आते और वो ले देकर अपने मामला सीधे कर लेते हैं। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जैसे सेल्फ जो असेसमेंट का इन्होंने इस साल किया, फॉर्म बर वक्त जो है इन्होंने अपलोड कर दिए, ये अच्छे इक़दाम हैं जो हुकूमत कर रही है, लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुश्किलात पेश आ रही हैं उसे दूर करने की ज़रूरत है, ताकि टैक्स पेयर जो है उसका एतमाद दोबारा बहाल हो, और जो दीगर लोग हैं जो टैक्स नेट में नहीं है उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए जो भी हुकूमत करना चाहती है वो करे। हम हुकूमत के साथ शामिल होकर शाना बशाना साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद के हवाले से पूरे साल तकरीबन हम अगर आखिरी 2-3 महीनों को छोड़ दें तो पूरे साल एक बहुत अच्छे फिगर के ऊपर शरह सूद फ्लोट करती रही, फिर उसमें इजाफा भी हो गया। इजाफे का क्या नुकसान हुआ और जो सस्टेन हमने किया है तवील अरसे तक एक मिनिमम शरह सूद के ऊपर, उसका फायदा क्या हुआ था? देखिए, हम तो हमेशा डिमांड करते रहे कि शरह सूद को कम किया जाए ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और लोग इंडस्ट्री में पैसे लेकर आएँ, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फार्मूला जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में है जहाँ सेविंग्स का कल्चर है उसको यहाँ पर लाकर डाल दिया गया है। आप देखें, ये जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने से, और बढ़ाई भी कितनी गई, आधा % बढ़ा लेते फिर आधा कर लेते, एकदम यकमुश्त 1.5% बढ़ा दी गई, तो कर्जों का दबाव कितना बढ़ गया आप देखें। और मेजर बोरोइंग्स जो है बैंकों से
वो हुकूमत की अपनी है। तो आप देख रहे हैं कि यही एक वजह है कि सारी चीज़ें, महंगाई का बढ़ना, रुपए की कदर गिरना, ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये भी इसीलिए हुआ कि स्टेट बैंक को आपने आज़ाद कर दिया है और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करें तो वो कहते हैं कि जी ये स्टेट बैंक के दायरा इख्तियार में है, मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि आपने देख लिया कि स्टॉक का क्या हाल हुआ जब इन्होंने ये काम किया। फिर जब बैंक्स उसमें फंडिंग करते हैं या जो कंसर्न जो क्वार्टर्स हैं गवर्नमेंट के, वो फोर्सफुली जो है वो इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक सही होता है। इसी तरह जो बिजनेस कम्युनिटी है वो लोन लेकर काम कर रही होती है, तो जब आप लोन लेते हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, बोरोइंग का रेट बढ़ जाएगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी, छोटा ताजिर कैसे काम करेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक साथ बैठकर एक दफा में पॉलिसी बननी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर उसके लिए आएगा तभी काम हो सकेगा। एक आखिरी चीज का मुझे जवाब दीजिएगा इदरीस साहब, मैं फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगा और फिर मैंने जायजा भी लेना है 2022 का। शाहिद अली हबीब साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ताजिर बरादरी 2021 में जो कुछ परेशानियां थी उन तमाम को मद्देनजर रखते हुए 2022 को कैसा प्रिडिक्ट करती है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े चैम्बर के आप सदर हैं, आप 2022 को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो इंतहाई माजरत और अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, दोनों ही कराची से जब टैक्स कलेक्शन की बात हो, दूसरी बात हो, तो वो उसको कराची याद आता है। जब देना हो तो कराची को कुछ याद नहीं आता। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने KCR मंसूबा, ग्रीन लाइन बस, इस पर काम शुरू किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं जो उनको भी इंशाल्लाह ताला जो है उस पर काम किया जाएगा और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही किया जाएगा। देखें, लोग महंगाई से परेशान हैं, इसीलिए जो मुल्क में इंतखाबात हुए हैं बल्दियाती दूसरे सूबों में, तो आपने देखा कि क्या हाल हुआ। ये उन लोगों का गम और गुस्सा है जिन्होंने इस गवर्नमेंट पर एतमाद किया था। बिल्कुल ऐसी है। तो ये हुकूमत के लिए भी लम्हे फिक्रिया है कि उन तमाम चीज़ों को देखे जो आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है और उसकी रोशनी में पॉलिसी बनाए। तो हम उम्मीद करते हैं अगर ईमानदारी से काम किया जाएगा, नेक नियति से काम किया जाएगा, तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, पोटेंशियल बहुत मौजूद है। अगर जरा सा जो है नम करें तो मट्टी बहुत जरखेज है। साकी इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम के हिस्से का अख्ताम करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 2022 की कुछ प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करेंगे, कुछ हौसला अफजा, कुछ उम्मीद की बात भी करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ हबीब के CEO। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि 2021 में तो तकालीफ उठाना पड़ी, लेकिन 2022 कैसा होगा, क्योंकि हम सबकी उम्मीद है, हम सबकी ख्वाहिश है कि 2021 में जो कुछ हुआ, 2021 में जिस तरीके से लोगों के गिर्द महंगाई ने घेरा तंग किया, 2022 कुछ बेहतर हो। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब अगर एक जायजा लें, छोटा सा एक आइडिया करें कि 2021 किन किन मकामात पे बेहतरी हुई, क्योंकि अच्छी बात भी करनी चाहिए, पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए। 2021 में किन मकामात पे आप समझते हैं कि हमने बेहतर परफॉर्म किया जो सस्टेनेबल भी होगा और कौम को मुस्तकबिल के अंदर फायदा देगा? जी 2021 में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। मतलब हमें अगर इकोनॉमी के लिहाज से हम देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। हमने जो है वो बहुत सारी सेक्टर्स की सेल्स बेहतर हुई हैं, सीमेंट की सेल्स, ऑटो सेल्स, स्टील की सेल्स वो बेहतर हुई हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डबल डिजिट में चली गई थी, कुछ महीने में हमने इवन 18-19% की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ देखी। ये जो टर्फ की फाइनेंसिंग जो हुई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन में लोग गए हैं और आगे इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स होंगे। तो 2021 में जो स्टेप्स लिए गए हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट में अच्छी खासी पेमेंट आई है, हमारे पास ओवर $2 मिलियन आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसने बड़ा सपोर्ट किया है हमारी इकोनॉमी को। ये बात दूसरी, अगर हम देखें जून तक, जुलाई तक तो हमारी पोजीशन बड़ी अच्छी जा रही थी। हम सिर्फ $1.9 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे हमने क्लोज किया 2021 का फाइनेंशियल ईयर।
ये तो अब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में जाके थोड़े सा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। अदरवाइज 2021 के साल में पहले 6 महीने 7 महीने तो बड़े अच्छे गए हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें रेमिटेंसेस के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भी पैसे अच्छे आ गए, और ये अक्रॉस द बोर्ड सेक्टोरल ग्रोथ भी अच्छी हुई, जिसकी वजह से आपने इंडेक्स भी देखा, इंडेक्स ने भी अच्छा बिहेव किया। इसके अलावा आपने इंटरेस्ट रेट भी देखा, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आए, इंटरेस्ट रेट भी 7% पे आ गया था, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी 8-8.5% पे आ गए थे। अब थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, बल्कि 8 से नीचे भी आ गया था। तो और हमारी जो स्टेट बैंक की फोरकास्ट थी इन्फ्लेशन की, वो भी कम थी, 7 से 9% की थी, अब जाके बढ़ गई है। तो ये कमोडिटी साइकिल जो बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ गया और हमारा इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ गया, तो और करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स भी थोड़े ज़्यादा हो गए ये अक्टूबर में, नवंबर में। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है। अच्छा शाहिद साहब, चलें 2021 में जो कुछ हुआ, लेकिन 2022 के लिए हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं, तवक्का तो कर सकते हैं, प्लानिंग तो ऐसी कर सकते हैं कि लोगों की जिंदगियां बेहतर हों, कुछ ना कुछ सहूलत मिले। एक एक करके थोड़ा सा जायजा लेते हैं। स्टॉक मार्केट आप क्या तवक्का करते हैं कि 2022 के अंदर क्या परफॉर्मेंस देगी? देखिए, स्टॉक मार्केट 2022 के अंदर हमारे हिसाब से बेहतर परफॉर्मेंस देगी। 2021 में तो हमने तकरीबन 1% की या 0.5% की अभी तक ग्रोथ हुई है, लेकिन हमें लगता है 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बिकॉज आगे जाके थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। इंशाल्लाह IMF के साथ हमारा जो पैकेज है वो सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और हमें जो भी हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट है ओवर द होल ईयर, हमें वो फंडिंग रिक्वायरमेंट हमारी हो जाएगी हमारी मल्टीलेटरल से, और दूसरे जो लोन्स हैं, जो यूरो बॉन्ड और सुकूक हम रेज करेंगे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से, हमें जो है वो लोन्स मिलेंगे IMF के बाद। तो हमारी जो एक्सचेंज के ऊपर स्टेबिलिटी आ जाएगी, हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो कि अच्छा खासा हमने डिवैल्यूएशन जो देखा है वहाँ पे हमें स्टेबिलिटी नज़र आ जाएगी। एक तो ये इस अकाउंट पे हमें बेहतरी लगती है। इसके अलावा हमें लगता है कि जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, जो दिसंबर में भी बढ़ा है, जो नवंबर में भी बढ़ा है, वो जनवरी में पीक करेगा। जनवरी के बाद जाके थोड़ा सा हाई बेस इफेक्ट की वजह से थोड़ा नीचे आता जाएगा, और हमें लगता है कि ये जो आगे जाके जुलाई अगस्त सितंबर में जाके हमें लगता है कि इन्फ्लेशन नीचे आता जाएगा। जब इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो हम ये भी देख सकते हैं कि आगे जाके सितंबर में जाके हम मॉनेटरी ईजिंग भी देख सकते हैं। तो दोबारा से हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो पोस्ट अगस्त सितंबर जो है वो नीचे आना शुरू होगा और ईजिंग देखना शुरू करेंगे। तो ये हमें बेहतर लगता है कि मॉनेटरी साइड पे हमें थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा हमारी जो अर्निंग ग्रोथ है, लिस्टेड कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 12.5% की अर्निंग ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से जो हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल है जो अभी 4.9 टाइम्स पे है, जो कि हमारा वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस अर्निंग मल्टीपल चल रहा है, वो बेहतर होना शुरू होगा। हमारा एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो 8.3 टाइम्स रहा है, और हम जो है ग्रेजुअली हमारा नीचे आता गया। और जब इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होना शुरू होती है, जब करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, और जब फॉरेन आउटफ्लो शुरू होता है, तो हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल नीचे होता है। अब हमें लगता है कि आगे जाके चूंकि वी आर पार्ट ऑफ द फ्रंटियर मार्केट, उसकी वजह से भी हमें जो है थोड़ा इन्फ्लो आना शुरू होगा। और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि पिछले हमारी स्टेटिस्टिक्स ये कहती है कि जब भी हम फ्रंटियर मार्केट में जाते हैं तो हमें फॉरेनर्स की तरफ से इन्फ्लो आना शुरू होता है, बिकॉज वी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट्स अमंग्स द फ्रंटियर इंडेक्स। हमारा वी आर द थर्ड मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द फ्रंटियर इंडेक्स। तो हमें लगता है कि फॉरेनर्स की तरफ से भी इन्फ्लो आएगा, हमें लगता है कि थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, तो ये हमारे प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो हमारे बेहतर होना शुरू हो गया। अगर हमारा हम इवन शाहिद साहब ये बताइएगा कि सस्टेनेबल कितना होगा जो कुछ आप बता रहे हैं, ग्रोथ आपकी जो है स्टॉक में भी ग्रोथ आप कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन भी जो है वो जून जुलाई के अंदर जाकर इस फिस्कल ईयर के एंड तक जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये सस्टेनेबल कितना होगा, और हुकूमत की कौन सी पॉलिसी का इम्पैक्ट नजर आएगा आपको इन तमाम चीजों के अंदर, या आप समझते हैं कि मार्केट फोर्सेज इसको ड्राइव करेंगी और सस्टेनेबल ये होगा या नहीं होगा, उसका भी बताइएगा। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि देखें, जब IMF प्रोग्राम में आप होते हैं तो IMF थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहा होता है, और वो सारी चीज़ें जो आपकी
पूरे साल 1-2 साल के अंदर जो आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो उसको देख के जो है वो आपको असिस्टेंस में मिल रही होती है और पूरी मैपिंग हो रही होती है। तो ये IMF का होना ही हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जो है वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक ज़मानत होगी, इसलिए कि वो IMF हमारे साथ होगा और जो भी फाइनेंशियल हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी वो इसको देख रहे होंगे कि हमारे साथ IMF हमारी इकोनॉमी को देख रहा है और हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है, फंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो भी उसमें मदद करेगा उसको मीट करने में। तो वो एक तो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी और स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट और परफॉर्मेंस के लिए। तो जब वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमारे लिस्टेड स्पेस ने तो वैसे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मतलब उसने तो वैसे भी हमने 2021 में भी हमारा 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नफ़ा हो गया है, जो हमारी KSE ऑल जो कंपनीज है उनका, जो कि ये 500-600 बिलियन का होता था 2015-16 में। तो हमने तो वैसे भी उसमें ग्रोथ की। शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि IMF का प्लान एक हमारे साथ मौजूद होगा, जाहिर है IMF भी वॉच डॉग की तरह हमें देख रहा होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर अगर एक मामूल का तज्जिया किया जाए तो हम ये कहते हैं कि IMF के नतीजे में इन्फ्लेशन होती है, यानी कि IMF की पॉलिसीज जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं इकोनॉमी के ऊपर तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये एक आम सा तज्जिया है, हर आदमी ये कहता है कि IMF का मतलब महंगाई है, लेकिन आप कहते हैं कि IMF जब प्लान अपना एग्जीक्यूट करेगा तो उसके नतीजे में चीजें स्टेबल होंगी, सस्टेनेबल होंगी। तो इन्फ्लेशन को कैसे कम करेंगे अगर IMF की पॉलिसीज को हम लेके चलेंगे? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है जब IMF होता है तो हमें हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर हमारी निगाह होती है और उसको कम करने की कोशिश की जाती है, हमारे टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश की जाती है और गवर्नमेंट की जो फिस्कल साइड है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। और उसमें जो हमारे सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं, जो हमारी पब्लिक स्टेट ओन कंपनीज हैं, उनकी बैलेंस शीट को बेहतर करने के लिए और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बेहतर करने के लिए उसकी कोशिश की जाती है। तो IMF के होने की वजह से IMF जोर देता है कि जो कंट्री के जो नंबर्स हैं, एक तो टैक्सेस साइड पे भी बेहतर हो और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़े, जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करने की कोशिश की जाती है। तो जहाँ पे इन्फ्लेशन की गुंजाइश है वहाँ पे इन्फ्लेशन वहाँ की जाती है जो लग्जरी गुड्स हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आम आवाम को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे करने की कोशिश की जाती है। ये मिनी बजट में भी यही स्टेप्स लिए जाएंगे, जहाँ पे उन स्टेप्स में जैसे ऑटो सेक्टर है, उन सेक्टर पे जहाँ पे जो लग्जरी की चीज़ें हैं उसमें हो सकता है उसमें आपके टैक्सेस बढ़ेंगे, जो कि एक आम आवाम को इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो अब 7 से 9% की बजाय 9 से 11% का हो गया स्टेट बैंक का, और ये लॉन्गर टर्म का टारगेट है। ये मतलब पूरे साल का टारगेट है 2022 का कि ये 9 से 11% का टारगेट होगा। हमें भी लगता है कि ये पीक आउट जो है वो जनवरी में होगा और ये सब चीज़ें मेजर्स भी लिए जाएं। IMF की वजह से जो बजट में मिनी बजट में जो टैक्सेस बढ़ेंगे उसके वो मेजर्स भी लिए जाएं, तो भी हम आगे जाके इन्फ्लेशन में कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। जनवरी के बाद हो सकता है मंथली इन्फ्लेशन जनवरी का 13% हो जाए, लेकिन इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा स्टेबल होना शुरू होगा और हमारा एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 11.5 के करीब रहेगा इस साल का। अच्छा, US डॉलर का क्या होगा शाहिद साहब? US डॉलर बड़ा इस साल पूरे 2021 के अंदर उसने बड़े बुरी तरीके से रुपए की पिटाई की है। US डॉलर यहाँ पर रुक जाएगा, कम होगा, ज्यादा होगा, क्या प्रिडिक्ट करते हैं आप? जैसे आपको पता है कि ये अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के करीब तकरीबन हो गया है हमारा, और हम स्टेट बैंक जो है वो मैनेज नहीं करता एज पर द IMF गाइडलाइंस। तो वो जितना हम इंपोर्ट को काबू पाएंगे उतना जो है हम इसमें और रेमिटेंसेस को बेहतर कर सकेंगे, उतना हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर्स तो बड़े क्लियर हैं कि हमारे इस दफ़ा के एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $31 बिलियन के करीब है, $32 बिलियन के करीब हो सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट में जो है वो तेज़ी हो रही है। इंपोर्ट में हमें थोड़ा काबू पाना है, ऑटो के लिहाज से हमें थोड़ा काबू पाना है, फूड सेक्टर के लिहाज से थोड़ा हमें काबू पाना है। तो वो गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है और गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटीज बढ़ा रही है टू काउंटर द इंपोर्ट्स। तो वो अगर हो जाते हैं तो और हमारी रेमिटेंसेस में हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देते हैं
तो मुझे लगता है कि एक्सचेंज रेट में हमारी स्टेबिलिटी आ सकती है। यू आर राइट कि बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हमने देखा इस साल भी, पिछले साल भी, लेकिन हमें लगता है कि आगे जाके 5.5-6% का डिवैल्यूएशन जो है पूरे साल का आप देख सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल है, FATF की शराइत जो है वो ज़ाहिर है अभी तक हम ग्रे लिस्ट के अंदर है, 2022 में क्या उम्मीद की जा सकती है? शराइत तो हमने काफ़ी हद तक पूरी कर ही दी हैं। जी, शराइत तो काफ़ी हमने पूरी कर दी हैं, कुछ 1-2 शराइत हमारी बाकी हैं, वो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है और हम जो मेरा ख्याल से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है। हमें लगता है कि 2022 में हम इंशाल्लाह हम वाइट लिस्ट में भी आ जाएंगे, चूँकि हम IMF के साथ हमारा पैकेज भी साइन हो जाएगा, तो IMF भी इसके ऊपर जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस देगा कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करें और हम इसको वाइट लिस्ट में मूव हो जाएं। तो हमें लगता है कि 2022 में ये भी हमें खुशखबरी इंशाल्लाह मिल सकती है। चले, अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, कौम के लिए बेहतर हो, ये कौम तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमें हमारी ख्वाहिश भी ये कि 2021 में जिस तरह तकालीफ उठाना पड़ी, 2021 में जिस तरीके से महंगाई ने हमारे गिर्द घेरा तंग किया, 2022 कुछ बेहतर हो, लोगों की जिंदगियाँ कुछ बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम से